हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। प्रीलिम्स में अगले 6 दिनों में हमारी प्रिपरेशन क्या हो, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, हमारी रणनीति क्या हो, किस प्रकार से हम काम करें। आने वाले संडे को आप सभी का एग्जाम है, आप सभी जानते हैं। एडमिट कार्ड अब आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे, अपना अपना सेंटर आप सभी ने देख लिया होगा और आपके दिल की दुगदुगी जो है वो बहुत जबरदस्त अभी चल रही होगी, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं। सर संडे को क्या होगा, कैसा एग्जाम होगा, किस प्रकार से हम उसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ तक हम परफॉर्म कर पाएंगे, क्या हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में डेफिनेटली चल रही होंगी और उसी में हम आपकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, जहां मैं हर रोज कुछ ऐसे टॉपिक्स, पोटेंशियल टॉपिक्स, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, उन सब पोटेंशियल टॉपिक्स के बारे में हम हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने वॉल्केनोज के बारे में बात करी थी, ज्वालामुखी के बारे में बात करी थी, उसके बाद हमने अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में बात करी थी। आप सभी ने वो सेशंस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो डेफिनेटली जाकर के उनको देख लीजिए। अभी जो अगले 6 दिनों बाद प्रीलिम्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं वो मैं आपके साथ में वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। आज हम 6 दिनों के लिए अब हम कुछ और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां से पूरे चांसेस हैं हमारे सामने इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के। उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट सेशन में अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस किया था, भूकंपों के बारे में हमने अध्ययन किया था, किसकी कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, किन किन कारणों से भूकंप पैदा होते हैं, ये सब हमने लास्ट सेशन के अंदर जाना था। आज हम उस सेशन में आगे बढ़ेंगे, उस पार्ट में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ये जो भूकंप है इनको मापा कैसे जाता है। आपने जनरली न्यूज़पेपर में जब भी पढ़ा होगा, फला जगह पर भूकंप आया, उसकी तीव्रता 6.9 थी, फला जगह पर भूकंप आया 7.2 का आया। तो ये 6.9, 7.2 ये होते क्या है, ये सब जो नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं, जो संख्या आपको दिखाई जाती है, होती क्या है। तो बेसिकली सिस्मोग्राफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप से क्रिएट होने वाली जो वेव्स हैं, जो भूकंप, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, बेसिकली एक टाइप की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जो वेव्स के रूप में, जो तरंगों के रूप में रिलीज होती है, मुक्त होती है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लास्ट सेशन में देखे थे, अगर आप एक टेबल को खिसकाओ फर्श पर तो फर्श में गड़गड़ाहट पैदा होगी। वही गड़गड़ाहट भूकंप है, वो छोटे लेवल का भूकंप है, उसी को हम बड़े लेवल पर देखते हैं। तो ये जो वेव्स बनती है, ये जो तरंगे बनती है, इन्हीं तरंगों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। डिजाइन अलग अलग हो सकती है। ये जो आप यहाँ पर डिजाइन देख रहे हो इस फोटो में, यहाँ जो आप देख रहे हो, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की डिजाइन हो सकती है। बट अल्टीमेटली इसमें होता क्या है, एक सिस्टम, मेजर जो बेसिक सा सिस्टम है वो ये है कि एक पेन होता है और पेन के नीचे कागज चलता रहता है, इस प्रकार से कागज चलता रहता है और ये पेन उस पर कुछ इंप्रेशंस देता रहता है। हमारी अर्थ जनरली हल्के हल्के मूवमेंट हर समय करती रहती है, तो जब भी भूकंप नहीं आ रहा है तब भी ऐसे छोटे 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 मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बारीक है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये बहुत माइन्यूट से सिग्नल को भी, बहुत कम सिग्नल को भी, बहुत वीक सिग्नल को, दुर्बल सिग्नल को भी ये डिटेक्ट कर लेता है और उसको कागज पे उतारता रहता है। लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, इसका ये जो इंप्रेशन है ये काफ़ी बढ़ेगा। इसका एल्टीट्यूड, इसका आयाम या इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हमें देखने को मिलेगी। पी वेव्स, एस वेव्स जो हमें प्राप्त होंगी, ये पहले प्राप्त हुई तो ये पी वेव्स कहलाएंगी, ये बाद में प्राप्त हुई तो एस वेव्स कहलाएंगी। ऐसे पी वेव्स, एस वेव्स जो हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, ऐसी कुछ तरंगे हमें यहाँ पर प्राप्त होंगी, जो अल्टीमेटली कागज पर हमें कुछ इंप्रेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो कागज पर इंप्रेशन मिले हैं, इससे हम पता कैसे लगाएंगे कि ये कितनी इंटेंसिटी का, कितनी तीव्रता का भूकंप था। तो ऐसे में हमारे लिए काम आते हैं स्केल्स। स्केल से जैसे जनरली अगर मान लीजिए इसका आपको हाइट मेजर करनी होती या एम्पलीट्यूड कितना, आयाम मेजर करना होता, तो आप इसको नापते, स्केल लगाते पास में, स्केल लगाते और मेजर करते कि ये 5 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर आया। जनरली हम डिस्टेंस को ऐसे ही मेजर करते हैं, दूरी को ऐसे ही मेजर करते हैं। या ज़्यादा डिस्टेंस है तो फीता लेंगे, टेप लेंगे, 2 फीट है, 5 फीट है, 10 फीट है, कितना है। या और ज़्यादा डिस्टेंस है तो बड़े बड़े फीतों का उपयोग जो है, टेप्स का उपयोग जो है वो किया जाता है।
लेकिन इस अर्थक्वेक को कैसे मेजर करें? ये तो सर हम डिस्टेंस माप रहे हैं, 2-5 सेंटीमीटर जो हम नाप रहे हैं, तो इस डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी थोड़ी ना देखनी है हमें। तो इसको मापने के दो तरीके के स्केल जो है, दो प्रकार के पैमाने हमें जनरली देखने को मिलते हैं। एक को रिक्टर नाम के व्यक्ति ने डेवलप किया तो उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं, दूसरे को मर्कली नाम के व्यक्ति ने डेवलप किया तो उसे हम मर्कली स्केल कहते हैं। तो दो प्रकार के स्केल्स, दो प्रकार के पैमाने हमें देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल, दूसरा कहलाता है मर्कली पैमाना, मर्कली स्केल के नाम से हम इसको जानते हैं। जो इंप्रेशन कागज पर मिला उसको मेजर करने का तरीका है। ये दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग प्रकार के तरीके हमें देखने को मिलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है? दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं, एक का नाम रिक्टर है, एक का नाम मर्कली है। रिक्टर स्केल जो है वो एक ओपन एंडेड स्केल है, खुला पैमाना हिंदी में जिसे कहा जाता है, और मर्कली स्केल एक क्लोज्ड एंडेड स्केल है, बंद पैमाना है। खुला पैमाना, बंद पैमाना क्या होता है? खुला पैमाना मतलब जिसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे कहीं तक भी जा सकता है, उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड स्केल, खुला पैमाना। बंद पैमाने का मतलब उसकी दोनों तरफ के वैल्यूज फिक्स हैं। जैसे आपने पीएच स्केल जनरली पढ़ा होगा, 0 से लेकर के 14 तक, इससे ज्यादा कभी वैल्यू नहीं होती, इससे कम कभी वैल्यू नहीं होती। वैसे ही मर्कली स्केल एक क्लोज्ड एंडेड स्केल है, बंद पैमाना है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 12 के बीच ही होती है, 1 से लेकर 12 के बीच ही होती है, ना इससे कम हो सकती है ना ही इससे ज्यादा हो सकती है। जबकि रिक्टर स्केल जो है वो जनरली 0 से 9 के बीच लिया जाता है, लेकिन 9 से ऊपर इसकी वैल्यू हो सकती है, 9 की बजाय 10, 11 भी हो सकती है। हालांकि ऐसे भूकंप हमने देखे नहीं, 9 की इंटेंसिटी तक मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है ये लॉगरिथमिक स्केल है, जबकि ये एक नॉर्मल लीनियर स्केल है। ये लघुगणकीय पैमाना है, जबकि ये एक सामान्य रेखीय स्केल है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। अगर आप किसी एक भूकंप को देख रहे हैं, किसी 2-4 अर्थक्वेक को अगर हम देखें, 2-3 भूकंपों को अगर हम देखें, मान लीजिए 1990 में, 1990 में कोई अर्थक्वेक आया, फिर 1995 में आया, फिर सपोज 2002 में आया, 2002 में आया। इसकी इंटेंसिटी सपोज 1 थी, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसकी इंटेंसिटी सपोज 1 थी, इसकी इंटेंसिटी सपोज 2 थी, और इसकी इंटेंसिटी सपोज 3 थी। तो सपोज अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये एक मर्कली स्केल है, सामान्य पैमाना है, सामान्य रेखीय पैमाना, नॉर्मल लीनियर स्केल जिसे हम कहते हैं वो है। तो उस नजरिए से अगर हम इसे देखें तो जितनी इंटेंसिटी 1990 के अर्थक्वेक में थी, जितनी तीव्रता 1990 के भूकंप में थी, उससे दुगुनी यहां पर थी, 1995 में थी, 1995 में थी। और अगला भूकंप जब भी आया, मान लीजिए 2002 में आया, और उसकी इंटेंसिटी सपोज 3 थी, तो 3 का मतलब क्या हुआ, इससे 3 गुना ज्यादा। इसकी इंटेंसिटी अगर x थी तो इसकी इंटेंसिटी 3x थी, इसकी 2x थी। ऐसे ही तो हम देखते हैं चीज़ों को जनरली। अगर हमारे पास एक पेन है, एक और आ जाए तो 2 पेन हो जाते हैं, 1 × 2 × 1 हो जाता है। तो ये इसकी इसकी जितनी इंटेंसिटी है उसकी जस्ट डबल इंटेंसिटी इसकी होगी, इसकी जस्ट 3 गुनी इंटेंसिटी इसकी होगी, 3 टाइम्स इसकी होगी। नॉर्मल लीनियर स्केल ऐसे काम करता है, सामान्य रेखीय पैमाना ऐसे ही काम करता है, जो हम जनरली देखते हैं। लेकिन जो लॉगरिथमिक स्केल है वो ऐसे काम नहीं करता है। ये मर्कली स्केल है जो इस तरीके से काम करेगा, लेकिन जो लॉगरिथमिक स्केल है वो ऐसे काम नहीं करेगा। लघुगणकीय पैमाने का मतलब ये होता है, बचपन में आपने लघुगणक से आपका पाला पड़ा होगा, लॉगरिथम से पाला पड़ा होगा। मर्कली स्केल पर नाप रहे तो ऐसी कहानी चलेगी, लेकिन लॉगरिथमिक रिक्टर स्केल या लॉगरिथमिक स्केल पर अगर हम मेजर करेंगे तो कहानी ऐसे नहीं चलेगी। तो कैसे चलेगी सर, अभी देखते हैं। सपोज यहाँ पर इंटेंसिटी 1 थी, और यहाँ पर इंटेंसिटी 2 है, और यहाँ पर इंटेंसिटी सपोज 3 की है। तो यहाँ जितनी इंटेंसिटी है उसका 10 टाइम्स इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी आपको। जैसे ही लॉगरिथमिक स्केल में एक लेवल आप ऊपर जाते हैं, आपने कभी लॉग बचपन में पढ़ा होगा, लॉग का बेस 10 होता है, आधार 10 होता है। तो वो लॉग का जो आधार 10 है उसके अनुसार ये 1 से सीधा जब आप 2 की वैल्यू पे जाएंगे तो ये सीधा 10x हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। इससे इस पे जाएंगे तो ये सीधा 100x हो जाएगा। अगर आप इससे मेजर कर रहे हैं तो वो 100 गुना है, इससे मेजर कर रहे हैं तो 10 गुना है। अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये 10a है, और अगर मैंने इसको x माना है तो ये उससे 100 गुना ज़्यादा है। हर एक लेवल बढ़ते ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल लीनियर स्केल में ऐसा नहीं होता। ये लेवल 1 है तो ये लेवल 2 है, इसका दुगुना है।
ये लेवल 3 है, इसका 3 गुना है। लेकिन यहाँ क्या होता है, लॉगरिथमिक स्केल में क्या होता है, जितना इसका लेवल है उससे 10 गुना ज़्यादा लेवल यहाँ मिलेगा आपको, 10 टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा तीव्रता यहाँ मिलेगी, उससे 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा यहाँ मिलेगी। और हम ऊपर जाएंगे, 3 की बजाय 4 होता है, तो 4 पर आपको जो है 3 पे जितनी इंटेंसिटी थी उसकी 10 गुना मिलेगी। 4 से 5 होता है तो 4 पर जितनी इंटेंसिटी थी, जितनी तीव्रता थी, उससे 10 गुना होगी, 10 टाइम्स होगी। ऐसे जितना लेवल बढ़ता जाएगा, इसीलिए मैंने अभी आपको कहा जनरली 9 की इंटेंसिटी के अर्थक्वेक हमें बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा के आज दिन तक हमने नहीं देखे। 9, 9.2 ऐसे हमने देखे हैं अभी तक रिसेंट हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा बड़े भूकंप हमने अभी नहीं देखे। तो 9 की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक बहुत गजब होता है, बहुत ही गजब होता है। और अगर आप ऐसा कहीं पढ़ रहे हैं कि किसी जगह पर 7 की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है और किसी जगह पर 8 की इंटेंसिटी का, यानी ये इससे 10x है, सीधा 10 गुना ज्यादा तगड़ा है। जितनी तबाही, जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई थी, जितनी ऊर्जा यहाँ मुक्त हुई थी, उसकी 10 गुना ज्यादा ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त हुई है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है। तो लॉगरिथमिक स्केल अलग तरीके से चलते हैं, तो रिक्टर स्केल ऐसे ही चलता है। रिक्टर स्केल जिसकी हम बात करें, लॉगरिथमिक स्केल है, ये लघुगणकीय पैमाना है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक एक लेवल जैसे ही बढ़ेगा सीधी 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ेगी, 10 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ेगी। जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता, मर्कली स्केल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मर्कली स्केल नॉर्मल अपना जैसा स्केल होता है, सामान्य रेखीय पैमाना जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल लीनियर स्केल, वैसे ही काम करता है। एंड रिक्टर स्केल एक क्वांटिटेटिव स्केल है, जबकि मर्कली स्केल एक क्वालिटेटिव स्केल है। मात्रात्मक पैमाना, गुणात्मक पैमाना। मात्रात्मक पैमाना यानी एक क्वांटिटी को मेजर करता है, कितनी इंटेंसिटी थी, कितनी तीव्रता थी, कितनी ऊर्जा अंदर से निकली, कितनी एनर्जी अंदर से निकली। और ये मेजर करेगा उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, यानी उससे नुकसान कितना हुआ। मान लीजिए हो सकता है किसी अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, 6 की हो, 7 की हो, लेकिन मर्कली स्केल पर वो बहुत लो हो सकता है, 3 का हो, 4 का हो। कारण उससे विध्वंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, एनर्जी भले ही बहुत ज्यादा निकली हो, लेकिन उससे विध्वंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी समुद्र में आया था, ओशिन में आया था, ओशिन में जो है सुनामी बनने के चांसेस थे, लेकिन बनी नहीं, या बनी तो बहुत वीक बनी, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान किसी भी प्रकार का, ना तो लोगों का नुकसान, ना ही जान का नुकसान, ना ही पैसों का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हमें ज्यादा नहीं देखने को मिला। तो ये नुकसान को मेजर करता है, तो मर्कली स्केल पर उसकी वैल्यू कम आएगी। लेकिन एनर्जी तो बहुत ज्यादा निकली थी ना, तो वो रिक्टर स्केल पर मेजर की जाएगी। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक हथौड़ा लेकर के किसी पत्थर पर मारा और धीरे से मारा, उसमें पत्थर चूर चूर हो गया, टूट करके बिखर गया। तो धीरे से मारा था, इसलिए रिक्टर स्केल पर तो उसकी इंटेंसिटी कम आएगी, लेकिन मर्कली स्केल पर बहुत ज्यादा आएगी, बेचारे पत्थर का चूरा बन गया। वहीं एक और पत्थर लिया जिसपे आपने घुमा करके जोर से मारा, यानी रिक्टर स्केल पर वैल्यू बहुत ज्यादा थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस पत्थर का कुछ बिगड़ा ही नहीं, छोटे मोटे 2-4 टुकड़े उसमें से टूटे, वरना उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो मर्कली स्केल पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो रिक्टर स्केल, मर्कली स्केल जो है, वो दोनों में जो मेजर करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। ये लोगरिथमिक स्केल पे काम करता है, तो ये नॉर्मल लीनियर स्केल पे काम करता है। तो वहीं जो जिन चीज़ों को मेजर किया जा रहा है वो भी अलग अलग है। ये इंटेंसिटी को, तीव्रता को, या एनर्जी को, ऊर्जा को मापता है, जबकि ये विध्वंस को नापता है। ये गुणात्मक पैमाना है, क्वालिटेटिव स्केल है, यानी ये कितना विध्वंस हुआ इस चीज को मेजर करने का काम करता है। राइट, तो बात क्लियर होगी कि लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है एंड नॉर्मल लीनियर स्केल क्या होता है, एंड रिक्टर स्केल, मर्कली स्केल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। सर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल, हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो हमारा चल रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा जुड़ना चाहता है जल्दी से जुड़ जाए, जल्दी से उसके साथ में जुड़ सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल हो चुका है, जो बच्चा जुड़ना चाहता है अभी जुड़ सकता है। मात्र 5,500 रुपये में, पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो मात्र 5,500 रुपये में वो बैच अभी अवेलेबल हो रहा है, वरना 15,000 रुपये का बैच है, 15,000 का बैच है, 5,500 में आपको फिलहाल अवेलेबल है। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली उसके साथ में जुड़ सकता है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी बैच है, चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, आज शाम को 4 बजे
क्लास जो है वो होने वाली है। पूरे 8 महीनों का बैच है। उजांग सर और डॉक्टर ओंकारनाथ सर के द्वारा ये बैच जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट 8 महीनों का बैच है। फीस जो है वो इसकी 12,000 रुपीज है, 12,000 रुपए है। लेकिन फिलहाल आपको जबरदस्त डिस्काउंट पर यह बैच मिल रहा है, मात्र 2,999 रुपए, यानी 3,000 रुपए में आपको ये बैच अवेलेबल हो रहा है। 75% डिस्काउंट, सिर्फ 25% फीस आपको पे करनी है। 1/4 फीस, 1/4 फीस में आपका काम यहाँ पर हो रहा है। तो आप इस बैच के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। आज से शाम को 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और बाद में ये डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो बाद में आपको फिर ये पूरा 12,000 रुपए का बैच 12,000 में ही परचेज करना पड़ेगा। तो जो बच्चा अभी जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है, बाद में डिस्काउंट्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो अभी अभी 12th पास किए हैं बच्चे, कॉन्सेप्टर संकल्प बैच, कंप्लीट जीरो से हीरो बनने का बैच आपके लिए है। कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट किया जाता है और कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस देने की स्थिति में आपको लाया जाता है। 2 साल का बैच होता है ये हमारा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है और अल्टीमेटली आपको उस स्थिति में लाया जाता है कि हाँ, आप प्रीलिम्स देने की स्थिति में हो, आप मेंस लिखने की स्थिति में हो। वैसे ही आंसर राइटिंग और सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट जीएस इसके अंदर प्रिपेयर होता है आपका, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और जो ऐसे है, निबंध है, ये सारा पार्ट इसके अंदर कंप्लीट सिखाया जाता है आपको। ये बैच 60,000 रुपीज का बैच है, 2 साल का बैच है, ऑनलाइन बैच है। 60,000 रुपए का बैच है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है, बाद में आप उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो 60,000 रुपीज का बैच है, 13 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, पर अभी इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, आधी रेट में ये बैच अवेलेबल है। 60,000 रुपए का बैच 30,000 रुपए में आपको अवेलेबल है। उसमें भी कुछ बच्चे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो इसको एक साथ में सर हम 30,000 नहीं पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। आप किस्तों में भी ये सारा पेमेंट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी के बीच में जो है पैसों की समस्या नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे में आप ये सारी फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में पे करके भी अपना काम कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट कैसे अवेलेबल होंगी, कब कब पे करनी होंगी, कितनी होंगी, वो डिटेल आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। सारी की सारी जानकारी इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारी जो ऐप है ओजांक ऐप, वो डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, उसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन कर लें। आपको 6 बैचेस जो हैं, 6 कोर्सेज उसके अंदर ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं, तो उन 6 बैचेस का भी लाभ उठाएं, 6 कोर्सेज का भी लाभ उठाएं। और भी किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बैचेस जितने भी हमारे चलते हैं वो सब उसी ऐप पर चलते हैं। ओजांक ऐप जो है हमारी, उसी पर चलते हैं, तो आप उन बैचेस के साथ में भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ऐप के द्वारा ही आप जुड़ पाएंगे। एंड जो बच्चे ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारा गुरुकुल कैंपस नोएडा के अंदर है, वहां आकर के प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th क्लास, 12वीं क्लास के बाद 2 साल के लिए जो ऑफलाइन बैच है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। एंड 2025 एक अगले साल जो एग्जाम देना चाहते हैं, 1 साल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें भी 6 सीट्स बची हैं, इसमें भी मात्र 6 सीट्स बची हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जल्दी से जल्दी इन बैचेस के साथ जुड़ जाए। अभी डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, ज़बरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज से पास किया है, तो अच्छे परसेंटेज का एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा, अतिरिक्त डिस्काउंट जो है वो आपको और यहाँ पर दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली इन डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं, बाद में डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर आपको कंप्लीट फीस यहाँ पर पे करनी रहेगी। इसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन, जब भी आप जा रहे हैं, नोएडा आ रहे हैं, तो आपको पहले कॉल करके सारी डिटेल्स वगैरह जान करके कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी बात जो है वो पहले ही डिसाइड करनी होगी। तो वो प्री रजिस्ट्रेशन आप इस नंबर पर कॉल करके करवा सकते हैं, 8750711100 या 8750711133 पर कॉल करके अपना प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहले ही बता दें हमें, ताकि हम आपके लिए वहां पर सारी व्यवस्था जो है वो कर सके। राइट, तो ये सारे बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जो बच्चे इन बैचेस के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक इंटेंसिटी, भूकंपीय तीव्रता का मापन 2 तरीकों से होता है, रिक्टर स्केल एंड मर्कली स्केल के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं। पहला होता है रॉक स्ट्रक्चर, चट्टानों की संरचना कैसी है, चट्टानें बहुत हार्ड होंगी तो आपको
वो जो भूकंप है वो बड़ा जबरदस्त फील होगा, चट्टानें जितनी सॉफ्ट होंगी आपको वो भूकंप उतना ही कम फील होगा। तो रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ वेव, भूकंप ही बहुत फीका आया, बहुत हल्का आया तो आपको झटके भी कम ही मिलने वाले हैं, भूकंप भी बहुत तेज आया तो आपको झटके भी बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। इसके अलावा डेप्थ ऑफ द फोकस, हमने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में बात करी थी। फोकस अगर बहुत गहराई में हुआ तो यहां से इन वेव्स को, तरंगों को ट्रैवल करके सरफेस तक आते आते बहुत वीक हो जाएंगी ये वेव्स जो हैं, तरंगे जो हैं, वो यहाँ सरफेस तक आते आते बहुत कमजोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। जैसा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अगर आप किसी चीज को नीचे गिराएंगे, किसी भारी चीज को फर्श पर गिराएंगे तो डेफिनेटली उसका प्रभाव सबसे पास ज्यादा मिलेगा। जो बिल्कुल पास में होगा उसको झटका ज्यादा फील होगा, जो उससे दूर होगा उसको कम झटका फील होगा, जो उससे दूर होगा उसको और कम झटका फील होगा, जो उससे दूर होगा उसको और कम झटका फील होगा। तो ये जो स्थिति है ये यहाँ पर भी काम करेगी। जितनी दूर ये वेव्स आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी उतनी ही ये वीक होती जाएंगी, दुर्बल होती जाएंगी और आपको झटका उतना ही कम लगेगा। तो डेप्थ ऑफ द फोकस कितनी है, भूकंप मूल की गहराई कितनी है, उस पर भी निर्भर करेगा। एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण, आपने एक भारी भरकम चीज जो है वो घर की फर्श पर ले जा करके पटकी, हो सकता है फर्श टूट जाए जानबूझ करके, मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऐसा काम मत करना, फर्श टूट गई तो आप तोड़ दिए जाओगे, घर वाले फिर आपको तोड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे में कुछ हल्की फुल्की चीज से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या घर के बाहर की फर्श पर जा करके करना। तो आप कोई भारी चीज गिराओगे तो डेफिनेटली उसका झटका जो है उस फर्श के ऊपर, क्योंकि फर्श आपकी हार्ड है, तो वो आसपास में बहुत दूरी तक फील होगी। वहीं आप उसी आइटम को जितनी हाइट से उस चीज को आपने गिराया था, उसी चीज को ले जा करके उसी हाइट से रेत में ले जा करके गिराओ, अब आप देखोगे रेत में झटका ही नहीं फील हुआ, या हुआ भी तो सिर्फ जहां पर गिरा था वहीं वहीं आसपास फील हुआ, बाकी आसपास की जगहों पर तो कोई झटका आया ही नहीं। तो ये एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, किस जगह पर ये अर्थक्वेक आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक जो है वो फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है, वन क्षेत्र में आ रहा है, तो फॉरेस्ट में पेड़ जो होते हैं, अगर वो हल्का फुल्का भूकंप है तो फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो अच्छी खासी रॉक्स को, मिट्टी को अपने पास में जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो जबरदस्त चीजों को अपने पास में पकड़ के रखती है। छोटे मोटे अर्थक्वेक का कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटा मोटा है तो, बहुत बड़ा है तो बात अलग है, सब कुछ उलट पुलट जाएगा, लेकिन छोटा है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाने वाला। वैसा छोटा भूकंप अगर किसी शहर में आ जाए तो वहां पे हो सकता है वो छोटी मोटी बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिरा देगा, या आपके घरों के अंदर के सामान जो है वो नीचे गिर जाएंगे, इतना तो नुकसान पहुंचा ही देगा। क्यों पहुंचा पाया है, क्योंकि यहाँ पर उन चीजों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। जंगल में जो पेड़ थे, इतने सारे पेड़ थे, वो जमीन को पकड़ के रखे हुए थे अपनी जड़ों के द्वारा। यहाँ इन बिल्डिंग्स में ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं पकड़ रहा है, तो डेफिनेटली नुकसान हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, ये भी एक फैक्टर बनता है, ये भी एक कारक बनता है, जिसकी वजह से हमें भूकंप का प्रभाव, इम्पैक्ट जो है वो हमें अलग अलग देखने को मिल सकता है। राइट तो ये आज के सेशन में हमने अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में कुछ और जानकारियां ली। इससे पहले भी हम एक अर्थक्वेक का सेशन जो है वो कर चुके हैं। अगर आप देखना मिस कर गए हैं तो डेफिनेटली जा करके देखें, इस साल प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होने वाली हैं। अगले सेशन में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे ही जो आपके काम के होने वाले हैं उनके बारे में बात करूंगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो टॉपिक्स हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और डेफिनेटली आपको वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। चलिए तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।